1978 की शरद ऋतु में एरिज़ोना की चेरिल ब्रैडशॉ लोकप्रिय टीवी शो द डेटिंग गेम में आईं, जो 1960 के दशक से चल रहा था। इस शो में आमतौर पर एक अविवाहित महिला होती थी जो 3 कुंवारे पुरुषों से बात करती थी और उनमें से किसी एक को डेट करने के लिए चुनती थी। चेरिल ने पहले प्रतिभागी फोटोग्राफर रॉडनी अल्काला को चुना, लेकिन जब चेरिल ने बैकस्टेज मुलाकात की तो उसे समझ आया कि वह उसका आदर्श पुरुष नहीं था। उसे वह असहज लगा, इसलिए उसने डेट पर न जाने का फैसला किया। चेरिल को नहीं पता था कि रॉडनी अल्काला को लेकर उसकी आशंका ने शायद उसकी जान बचा ली थी। सिर्फ 1 साल बाद उसे कई भयानक हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, और अब वो कुख्यात रूप से डेटिंग गेम किलर के नाम से जाना जाता है। रॉडनी अल्काला कौन था और वो इतने क्रूर अपराध क्यों करने लगा? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालों और भी बहुत कुछ की पड़ताल करेंगे जब हम रॉडनी अल्काला डेटिंग गेम किलर की जिंदगी और उसके अपराधों की जांच करेंगे। प्रारंभिक जीवन। अल्काला के प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकतर सीरियल किलर्स के बचपन की जानकारी जुटाने वाले समर्पित जीवनीकार रहे हैं, जिनके बारे में हमने इस चैनल पर बात की है। अल्काला के प्रारंभिक जीवन का विवरण अस्पष्ट है। अल्काला का जन्म 23 अगस्त 1943 को सैन एंटोनियो, टेक्सास में रॉड्रिगो जैक्स अल्काला बुकवियर के रूप में हुआ था। वह मैक्सिकन अमेरिकन राउल अल्काला बुकवियर और एना मारिया गुटेरेस के 4 बच्चों में से दूसरे सबसे छोटे थे, और सभी भाई बहन अपने माता पिता और नानी के साथ रहते थे। परिवार एक औसत मध्यम वर्गीय पड़ोस में रहता था, जहां उनके पास 4 बेडरूम वाला घर था और अल्काला का अपना अलग कमरा था। 1953 में परिवार मैक्सिको चला गया क्योंकि अल्काला की नानी बीमार थीं और उनके माता पिता चाहते थे कि वो अपने बाकी दिन उसी घर में बिताएं जहां वो पली बढ़ी थीं, परिवार से घिरी हुई। सन 1954 में राउल ने परिवार को छोड़ दिया। उसी साल 11 वर्षीय अल्काला अपनी मां व 2 बहनों संग लॉस एंजलिस चले गए। बचपन में अल्काला ने कई निजी स्कूलों में पढ़ाई की। उन्हें एक शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चा बताया गया था और उनके परिवार ने उनकी पढ़ाई में पूरा सहयोग किया। हालांकि इस समय के उनके दोस्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अल्काला एक अपेक्षाकृत लोकप्रिय छात्र थे, और जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार न तो उन्हें उनके साथियों से अलग थलग किया गया था और न ही वे किसी अजीब, असामाजिक या आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते थे। किशोरावस्था में वे स्कूल की ईयरबुक समिति व ट्रैक और क्रॉस कंट्री टीम में थे। उन्होंने 1960 में मॉन्टेबेलो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 1961 में 17 साल की उम्र में अल्काला ने नॉर्थ कैरोलिना में अमेरिकी सेना में भर्ती ली। 1 साल बाद उनके पिता का निधन हो गया। राउल ने परिवार छोड़कर दोबारा शादी की, फिर भी बच्चा उनके करीब रहा और अंतिम संस्कार में आया। इसके बाद अल्काला सेना में रहे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि वह चालाक और प्रतिशोधी थे। वह अक्सर आदेशों की अवहेलना करते थे और स्पष्ट रूप से उन्हें अधिकार में बैठे लोगों से समस्या थी। उनकी शक्ति से वे नाराज भी रहते थे और उसका विरोध भी करते थे। क्लर्क रहते हुए उन्हें युवतियों पर हमला करने के जुर्म में दंड मिला। 3 साल बाद 1964 में बताया गया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे उन्होंने सैन्य पोस्ट छोड़ दी और फोर्ट ब्रैग से मां के घर लिफ्ट लेकर पहुंचे। इस व्यवहार के बाद सैन्य मनोचिकित्सक ने अल्काला को असामाजिक व्यक्तित्व विकार का निदान किया और उनकी बुद्धि औसत से थोड़ा अधिक 135 पाई गई। वो
उन्हें बाद में मेडिकल आधार पर सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। सेना छोड़ने के बाद अल्काला ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से 1968 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ली। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिल्म पढ़ी। अल्काला का पहला शिकार। अल्काला की पहली ज्ञात शिकार 13 वर्षीय मॉर्गन रोवन थी, जो सीरियल कातिल से पहली बार मिली थी। दशकों तक यह माना जाता था कि अल्काला ने पहली बार 1968 की शरद ऋतु में हमला किया था, लेकिन 2021 में उसकी मौत के बाद 68 वर्षीय एक महिला सामने आई और उसने अपने अनुभव रिटायर्ड एलएपीडी डिटेक्टिव स्टीव हॉडल को बताए, जो अल्काला के केस के शुरुआती जांचकर्ताओं में से एक थे। मॉर्गन के अनुभव के विवरण की बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की और उसकी तस्दीक भी की। 13 साल की उम्र में मॉर्गन ने बताया कि वह अपनी उम्र से कई साल छोटी दिखती थीं। वह एक 10 साल के बच्चे जैसी लगती थीं, ना कि किसी ऐसी लड़की जैसी जो किशोरावस्था में प्रवेश कर रही हो। वह और उनकी दोस्त, जिसे उन्होंने कुछ उच्छृंखल सी लड़की बताया था, अपना समय हॉलीवुड में बिताती थीं और हुला बालू क्लब के बाहर उन्होंने 2 बड़े उम्र के पुरुषों से मुलाकात की। कुछ देर बाद मॉर्गन की साथी दोस्तों के साथ चली गईं, जिससे 13 साल की मॉर्गन 2 वयस्कों के साथ अकेली रह गईं, जिनमें से एक को वह जानती थीं। उन्होंने कहा कि वह बहुत आकर्षक था। उसकी चमकदार सफेद मुस्कान थी और घने लहराते बाल थे। वह आत्मविश्वासी और मजबूत खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और तीखी थीं। उसका नाम रॉड था। मॉर्गन चाहती थी कि 23 साल के अल्काला का ध्यान उस पर रहे और उससे अच्छा लगता था जब वो उसे ध्यान देता था। वो उसके पास जाती थी और अपनी उंगलियों के नाखूनों से उसकी बाह पर खरोंच देती थी, जो उसके हिसाब से एक चंचल अंदाज था। अब जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि वो कितना बचकाना था। शुरुआत में अल्काला ने उसकी हरकतों को सहजता से लिया। उसने मॉर्गन को गले लगाकर हंसते हुए टाल दिया। हालांकि जल्दी ही वह उसकी बार-बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिशों से चिढ़ गया और उसने उससे कहा, अगर तुम यह बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बाहर ले जाकर तुम्हारा बलात्कार कर दूंगा। अल्काला दूसरे युवक से बात कर रहा था। उसकी धमकी पर हंसकर बात टाल दी गई। अल्काला का दोस्त आखिरकार उन दोनों को अकेला छोड़कर चला गया और फिर अल्काला ने मॉर्गन को जोर से पकड़ लिया और जब वह जोर-जोर से विरोध कर रही थी, जबरदस्ती उसे क्लब के पीछे के लोडिंग डॉक क्षेत्र में ले गया, जहां और कोई नहीं था। स्टीव हॉडल को दिए बयान इन माई ओन वर्ड्स में मॉर्गन ने लिखा, मुझे उसका बदला हुआ गुस्से से भरा चेहरा याद है और यह भी कि वो कितना डरावना था। मुझे उसकी पकड़ का दर्द याद है और यह भी कि मेरे पैरों को जमीन छूने का शायद ही कोई मौका मिला। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, जब तक मुझे भयंकर सिरदर्द के साथ होश नहीं आया। मैं एक औद्योगिक डंपस्टर के पीछे फंसी पड़ी थी। मैं पूरी तरह कपड़े पहने था, मेरे मुंह से खून बह रहा था और मेरे सिर पर एक बड़ा सा उभार था जिससे बहुत खून बह रहा था। मॉर्गन ने यह सुनिश्चित किया कि अल्काला जा चुका है। फिर वो क्लब के अंदर भागी और मालिक को ढूंढा, जिसे उसने बताया कि क्या हुआ था। क्लब मालिक की पत्नी ने लड़की की सफाई में मदद की और उससे पूछा क्या हुआ। मॉर्गन के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, लेकिन उस पर हिंसक हमला हुआ। वो पुलिस को बुलाना नहीं चाहती थी और माता-पिता को सच नहीं बताया। डर था क्लब जाने से रोक देंगे। उसे भरोसा दिलाया गया कि अल्काला के क्लब में आने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी। मॉर्गन ने अगले कुछ वर्षों में अल्काला को कभी-कभी ही देखा। जब भी वह उसे देखती, वह उस इलाके से दूर चली जाती, जब तक कि वह चला न जाए। उसकी उससे दोबारा मुलाकात तब हुई जब वह 16 साल की थी और अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए कैलिफोर्निया छोड़ने में सिर्फ 5 दिन बाकी थे। उसने फिर से अल्काला से मुलाकात की। उसने कैलिफोर्निया में आखिरी दिन दोस्तों संग सनसेट स्ट्रिप पर बिताया। तभी अल्काला वहां आ गया। वह क्लब में मेरे पीछे आया और अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। मॉर्गन को याद है कि उसने कहा था वह नहीं चाहता था कि मैं उसे नफरत करते हुए छोड़ूं। उसने माफी मान ली कि वो उसे अकेला छोड़ेगा, पर अल्काला जिद्दी रहा। उस रात मॉर्गन के दोस्तों ने बताया कि वे आईहॉप जा रहे हैं। वो सबके साथ कार में बैठ गईं और सबसे आखिर में ड्राइवर आकर बैठा, जो अल्काला था।
दुर्भाग्यवश मॉर्गन के दोस्त उसकी परेशानी पर ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण नहीं थे और कार ट्रैफिक में निकलते ही उसे लगा कि अब बाहर निकलना देर हो चुकी है। उसे याद आया कि रॉड बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रेस्टोरेंट में मॉर्गन उस आदमी के सामने बैठी थी जिसने बचपन में उसमें डर भर दिया था, इसलिए वो खाने में मुश्किल महसूस कर रही थी। वह पे फोन पर गई, घर फोन करने का सोचा, पर अलकाला के बावजूद दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए नहीं किया। ग्रुप को स्ट्रिप पर छोड़ने की बजाय अलकाला सबको अपने घर ले गया और गांजा देने का बोला। घर में पहले से ही पार्टी चल रही थी। मॉर्गन शुरू में घर के बाहर बैठी थी, लेकिन एक दोस्त ने उसे अंदर आने के लिए मना लिया। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर इधर उधर टहल रही थी, अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी ताकि वे सब साथ में जा सकें, अलकाला मॉर्गन के पास आया। उसका हाथ पकड़कर उसे पास के एक दरवाजे के भीतर खींच ले गया। उसने उसे बेडरूम के अंदर धक्का दिया, जो परेशान करने वाले तरीके से एक लोहे की छड़ से बंद था। बेडरूम के अंदर मॉर्गन पर एक और हिंसक शारीरिक हमला किया गया। उसने याद किया, उसका गुस्से से भरा चेहरा मेरे चेहरे के इतना करीब था और उसकी गर्म सांसें व जलती आंखें नफरत और बुराई से इस कदर भरी थीं कि वे जीवन भर के लिए मेरे डरावने सपनों में झुलस कर दर्ज हो गईं। एक जिंदगी जिसके बारे में मुझे तब यकीन था कि वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। जैसे ही अलकाला ने मॉर्गन का गला कस दिया, दरवाजे के बाहर उसके दोस्तों ने देखा कि वह गायब है। And suspected that she hadn't gone willingly. अन्य पार्टी में शामिल लोगों ने बताया कि उन्होंने उन्हें अलकाला के बेडरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया और ग्रुप ने चिल्लाना और दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। 26 वर्षीय अलकाला ने उन्हें तब तक नजरअंदाज किया जब तक दरवाजे पर थपथपाने की आवाज बंद नहीं हो गई। मॉर्गन ने जैसे ही उम्मीद छोड़ी, पास में कांच टूटने की आवाज आई। उसके दोस्तों ने बेडरूम की खिड़की तोड़ दी थी। अलकाला ने अपनी तरफ से बस इतना किया कि वो खड़े हुए और अपने बेडरूम के दरवाजे का ताला खोल दिया। वहां खड़े होकर कमर से नीचे नग्न और खून से सनी शर्ट पहने हुए उसने बाकी किशोरों को निर्देश दिया कि वे उसे ले जाएं। यहां उसे से मतलब मॉर्गन था। वो और उसकी दो दोस्त घर से भाग गईं और पास की एक गली में छिप गईं, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनका पीछा कर सकता है। एक दोस्त ने उसे अपनी शर्ट पहनने के लिए दी, जबकि दूसरी दोस्त ने उसकी कलाइयों को बांधने वाले दुपट्टे की गांठ खोलने की कोशिश की। मॉर्गन के अनुसार अलकाला ने उनके घर छोड़ने के बाद किशोरियों को ढूंढने की कोशिश की। वे हर बार हेडलाइट्स देखकर छुप जाते, जब तक कि मॉर्गन एक अजनबी की कार के सामने आकर मदद नहीं मांगती कि उन्हें वहां से ले जाएं। तब पुलिस ने मॉर्गन की बात को नजरअंदाज किया। 1968 में रेप किट्स उपलब्ध नहीं थीं और अधिकारियों द्वारा आमतौर पर यह माना जाता था कि जो पीड़िताएं थीं वही अपनी हालत के लिए जिम्मेदार थीं। हालांकि वो अभी भी एक बच्ची थी, फिर भी अधिकारियों ने मॉर्गन के माता-पिता को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। उसने आरोप लगाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसे फ्री लव के दौर में एक छोटी हिप्पी लड़की के रूप में देखा जाता है और जाहिर है कि कोई भी अधिकारी इसकी परवाह नहीं करता था। उसने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि जिस अधिकारी से उसने बात की, उसने कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ है, क्योंकि वो खुद अलकाला के घर गई थी। पुलिस ने मॉर्गन से कभी उसके बलात्कारी का नाम या विवरण नहीं पूछा। अपने दोस्त माइक के साथ कई दिन बिताने के बाद, जिसने उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश की और जिसकी पड़ोसी एक नर्स ने उसकी पसलियों पर पट्टी बांधी और खून खांसते समय उसकी मदद की, मॉर्गन उस दिन अपने परिवार के पास लौट आई जब वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाले थे। उसने माता-पिता से कहा कि जिस कार में वो जा रही थी, उसके अचानक रुकने पर उसे चोट आई। ऐसा लगता है कि उसने कभी भी अपने माता-पिता को उस रात क्या हुआ था इसकी सच्चाई नहीं बताई और उसने माइक और ईवी से संपर्क भी तोड़ लिया। एलए में जिन दोस्तों के साथ वो पार्टी गई थी, जो हुआ था उस पर पीछे मुड़कर देखने से डरती थी। उसने कई सालों तक जो उसके साथ हुआ था उसे अकेले ही अपने अंदर रखा। वह मदद के लिए किसी से संपर्क नहीं कर पाई और उसके साथ हुए हमले के कुछ ही हफ्तों बाद
जब वो धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगी थी और खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी, क्योंकि अब उसके और अलकाला के बीच दूरी थी। तभी उसकी हिम्मत फिर से टूट गई जब एक दोस्त ने उसे ईवी की भेजी हुई अखबार की एक कतरन भेजा। अलकाला ने फिर से वार किया था। ताली शापिरो। मॉर्गन रोवन के सामने आने से पहले अलकाला की पहली शिकार 8 साल की टाली शापिरो मानी जाती थी। 25 सितंबर 1968 को टाली शापिरो रोज की तरह स्कूल जा रही थी। जब वो सनसेट बुलेवार्ड पर चल रही थी तो अलकाला अपनी गाड़ी में उसके पास आकर रुका और पूछा कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए। टाली ने कहा कि वह अजनबियों से नहीं बात करती, तो उसने खुद को उसके माता पिता का दोस्त बताया। 2021 में पीपल को दिए एक इंटरव्यू में टाली ने कहा, मैं कार में नहीं बैठना चाहती थी, पर मुझे बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया था। मुझे लोगों से डरना नहीं आता था। टाली मान गई और कार में बैठी। 8 साल की बच्ची के लिए सौभाग्य से एक चिंतित राहगीर ने यह सब देखा और उसे इतना संदिग्ध लगा कि उसने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। उन्होंने यह भी फैसला किया कि सबसे अच्छा यही होगा कि वे कार का पीछा करें ताकि सब पर नजर रखी जा सके। अलकाला ने ताली को अपने घर ले गया और राहगीर की चिंता के कारण पुलिस भी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई। एलएपीडी अधिकारी क्रिस कैमोचो, जो अब काफी समय से रिटायर हो चुके हैं, वही थे जिन्होंने कॉल रिसीव की थी। बाद में उन्होंने गवाही दी कि अलकाला ने तुरंत दरवाजा नहीं खोला और क्रिस की धमकी पर ही खिड़की खोलते हुए कहा कि वो नहा रहा था। क्रिस ने इस बात को नजरअंदाज किया और फिर भी दरवाजा तोड़ दिया। वो बाद में याद करते हैं कि उस दिन जो उन्होंने देखा वो हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्होंने वियतनाम में सेवा की थी, लेकिन 8 साल की ताली को फर्श पर मौत के करीब पड़ा देखना उन्हें जीवन भर सताता रहा। मैं सनसेट रोड पर ड्राइव कर रहा था, वेस्ट हॉलीवुड की तरफ जा रहा था। तभी मुझे एक कॉल आया कि एक संभावित अपहरण के मामले में मुझे एक आदमी से मिलने जाना है। मैं उनके साथ वहां गया। उस समय मैंने सोचा, ठीक है, मुझे बैकअप बुला लेना चाहिए। तो मैं गया और कॉल करके एक बैकअप यूनिट की मांग की। मैं मुख्य दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। मुझे सुनाई दे रहा था, कोई इधर उधर दौड़ रहा था। मैंने देखा कि सामने एक आदमी है। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, ना ही वह पानी में भीगा हुआ था, ना ही उसके पास तौलिया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें अभी दरवाजा खोलना होगा, मुझे अंदर आना है। उसने कहा, रुको, मुझे अपनी पैंट पहनने दो। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 सेकंड है। शायद मैंने 5 सेकंड इंतजार किया और फिर मैंने दरवाजा तोड़ दिया। दाईं ओर डाइनिंग रूम था, बाईं ओर लिविंग रूम था और सीधा सामने किचन था, और यहां यह था। छोटी लड़की। हर जगह खून फैला हुआ था। कपड़े, जूते और एक ड्रेस एक तरफ फेंकी हुई थी। साथ ही फर्श पर सिक्के पड़े थे और उसकी गर्दन पर यह स्टील की छड़ रखी थी जो शायद 2 पाउंड की थी। मैंने उसे देखा। मुझे लगा वो मर चुकी है, वो सांस नहीं ले रही थी। बाकी अधिकारी आ गए। हम संदिग्ध को ढूंढ रहे थे। मैं वापस चैली को देखने गया और मैं उसे वहां उस हालत में छोड़ नहीं सकता था। और जैसे ही मैं वापस रसोई में गया, उसे उबकाई आने लगी। टेली। तो फिर उससे सब कुछ तेजी से होने लगा। जब मैं चिल्ला रहा था तो पीछे के दरवाजे पर तैनात अफसर को लगा मैं मदद मांग रहा हूं। तो वो मेरी मदद करने के लिए आगे की ओर दौड़ पड़ा। हमें पता चला कि संदिग्ध पीछे के दरवाजे से भाग गया। टाली के गले पर लोहे की छड़ रखी थी और वह खून के तालाब में पड़ी थी। वह बेहोश थी और उसके कपड़े उतारे गए थे। अलकाला ने उसके सिर पर बेरहमी से वार किया, जिससे उसके सिर पर 27 से ज्यादा टांके लगे। पुलिस ने 8 साल की बच्ची को घुटने हुए जिंदा पाया, जिससे उनकी सबसे बुरी आशंकाएं गलत साबित हुईं। टाली ने पीड़ा के बाद 32 दिन कोमा में और फिर अस्पताल में कई महीने बिताए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद
वो अपने माता पिता के साथ मैक्सिको के प्यूर्टो वलार्टा गई और कई साल रही। टाली के साथ बुरी तरह मारपीट और यौन शोषण किया गया था, लेकिन अल्काला को शुरू में पकड़ा नहीं गया क्योंकि पुलिस के आने पर वो पिछले दरवाजे से भाग गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए अपहरण व बलात्कार का वारंट जारी हुआ। पकड़े जाने से बचने के लिए अल्काला कैलिफोर्निया छोड़ न्यूयॉर्क गया और वहां जॉन बर्गर नाम से NYU में दाखिल हुआ। उसके अपार्टमेंट में जांचकर्ताओं को लड़कियों लड़कों की तस्वीरें और अल्काला की UCLA छात्र वाली फोटो ID मिली। अल्काला का न्यूयॉर्क में अल्पकालिक समय 1971 में यानी टैली शापिरो और मॉर्गन रोवन पर हमलों के 2 साल बाद अल्काला अब भी न्यूयॉर्क में बिना पकड़े रह रहा था। जांचकर्ताओं को उसकी मौजूदगी की जानकारी नहीं थी। उसी साल वो न्यू हैम्पशायर आर्ट्स कैंप फॉर चिल्ड्रन में काउंसलर के रूप में काम करने लगा। उसके फरार होने पर FBI ने अल्काला को अपनी 10 सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया। जांचकर्ता स्टीव हुडेल के अनुसार पुलिस ने FBI से कहा कि वह फिर हमला कर सकता है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। पुलिस जांचकर्ताओं ने उसके UCLA शिक्षकों से बात की। अफवाहें थीं कि अल्काला कनाडा, मैक्सिको या यूरोप भाग गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके प्रोफेसर ने उसे ऐसा व्यक्ति बताया जो मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। होडेल ने जोड़ा, वह सच में ऐसा मानते थे, आप जानते हैं, और बहुत सारे लोग भी ऐसा ही सोचते थे। न्यूयॉर्क में अल्काला के अपराध बढ़े। अब उसके शिकार बच नहीं पा रहे थे। वो आखिरकार अपनी पहली हत्या करने में सफल हो गया। 12 जुलाई 1971 को 23 वर्षीय ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट कॉर्नेलिया माइकल क्रिली अपने मैनहट्टन अपार्टमेंट में हत्या की गई हालत में मिली। उनके साथ मौत से पहले यौन उत्पीड़न किया गया था और उन्हें उनकी ही नायलॉन स्टॉकिंग्स से गला घोंटकर मार दिया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है दोनों की मुलाकात तब हुई जब कॉर्नेलिया नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थीं और फर्नीचर शिफ्ट करते समय उन्होंने शायद अल्काला की मदद स्वीकार की थी। उनकी हत्या अनसुलझी रही जब तक कि 2011 में इसका खुलासा नहीं हुआ। अगस्त 1971 में जांचकर्ताओं के लिए आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली। 2 लड़कियां जो न्यू हैम्पशायर के उस आर्ट्स कैंप में थीं जहां अल्काला काम करता था, चिट्ठियां पोस्ट करने गईं। जैसे ही वे पोस्ट ऑफिस से निकलने वाली थीं, बारिश शुरू हो गई, तो उन्होंने रुकने का फैसला किया। समय काटने को उन्होंने नोटिस बोर्ड देखा जिस पर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट थी। वे हैरान रह गईं कि पुलिस रॉडनी अल्काला नाम के व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसकी तस्वीर उनके कैंप काउंसलर मिस्टर बर्गर से मिलती थी। जब उन्होंने देखा कि वो बच्चे पर हमले के लिए वांछित हैं, तो वे चिंतित और हैरान थे। यकीनन जिस काउंसलर को वे पसंद करने लगे थे, वो ऐसा हिंसक अपराधी नहीं हो सकता था जो इतने भयानक काम कर सके। लड़कियां जो उन्होंने देखा था उसे लेकर परेशान थीं। जब वे कैंप लौटे तो उन्होंने डीन को उस पोस्टर के बारे में बताया और यह भी बताया कि रॉडनी अल्काला कितने हद तक जॉन बर्गर से मिलता जुलता है। जो बताया गया था उससे परेशान होकर डीन खुद पोस्टर देखने गए और अधिकारियों को सतर्क किया। अगली सुबह FBI जॉन बर्गर से बात करने आई और उन्होंने पाया कि उनके फिंगरप्रिंट्स अल्काला से मेल खाते हैं। उसी महीने अल्काला कैलिफोर्निया लाया गया और डिटेक्टिव स्टीव होडल उससे पूछताछ करने के लिए तैयार थे। स्टीव ने बताया, मैंने पूछा टाली शापिरो की घटना के बारे में तो उसने कहा, मैं ये सब भूलना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं रॉड अल्काला की हरकतों पर बात नहीं करना चाहता, जैसे वो कोई और था। जहां जांचकर्ता अल्काला पर आरोप लगाने के लिए उत्सुक थे, वहीं उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि टाली, जो उनकी मुख्य गवाह थी, किसी और देश में थी। मामले को और जटिल बनाते हुए उसके माता-पिता उसे मुकदमे में गवाही देने की अनुमति नहीं दे रहे थे। बहुत कम विकल्प बचे होने के कारण अभियोजकों ने अल्काला पर अपहरण और बलात्कार का आरोप न लगाने का फैसला किया, बल्कि उसकी जगह नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। अल्काला ने इस छोटे अपराध के लिए दोषी कबूल कर लिया और उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे अपनी सजा के सिर्फ 16 महीने बाद
1974 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया। राज्य जेल के एक मनोचिकित्सक का मानना था कि अल्काला ने जेल में रहते हुए काफी सुधार किया है और उन्होंने उसकी रिहाई की सिफारिश की। हालांकि अल्काला को मोंटेरे पार्क पुलिस में यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण कराना था, लेकिन 8 साल की ताले शापिरो पर हमले के बाद भी उसे पूरी आजादी मिली। अब जब वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए आजाद था, अल्काला अपनी मां के घर लौट आया, जहां उसके पास अपना खुद का कमरा, एक निजी प्रवेश द्वार और उसकी मां की कार तक पहुंच थी। रिहा होने के कुछ दिन बाद उसने फोटोग्राफी कंपनी में नौकरी कर ली। हालांकि अल्काला अपने अगले शिकार को चुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। 13 अक्टूबर 1974 को हंटिंगटन बीच के शॉपिंग सेंटर पार्किंग में अल्काला ने एक लड़की को स्कूल बस का इंतजार करते देखा। उसने स्कूल की किताबों पर उसका नाम जूली जॉनसन देखा और इसका फायदा उठाते हुए उसे आवाज लगाई और लिफ्ट देने की पेशकश की, जैसे उसने 1968 में ताली शापिरो के साथ किया था। जूली के जवाब न देने पर अल्काला बोला, मेरे पास दिखाने के लिए शानदार पोस्टर हैं। यह सुनकर लड़की ने उसकी ओर सिर घुमाया। उसने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और बिना जाने किसके साथ जा रही है गाड़ी में बैठ गई। जूली ने अल्काला को बताया कि उसकी उम्र 13 साल है, लेकिन लोग कहते हैं वो और छोटी दिखती है, और उसने अपना नाम जॉन डोनल बताया। स्कूल के पास पहुंचने पर जूली ने कहा उसे उतार दे, लेकिन अल्काला नहीं रुका और बोला कि उसे अपार्टमेंट में रुकना है, और उसने कहा कि उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। जूली को यह पसंद नहीं आया, वह बेचैन हुई। इससे अल्काला परेशान होकर उस पर गुस्सा हुआ और चुप बैठने को कहा। उसके इस व्यवहार से लड़की डर गई और चिल्लाई, जिस पर अपहरणकर्ता बोला, चुप हो जाओ। जूली ने फिर से गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की तो अल्काला ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो बाहर न जा सके। आखिरकार गाड़ी रुक गई और उसने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसे कसकर पकड़े हुए अल्काला उसे कार से घसीटते हुए अपने साथ ले गया और हंटिंगटन बीच पर एक सुनसान जगह पर ले गया। जूली को एक चट्टान पर बैठने के लिए धक्का देते हुए अल्काला ने मारिहुआना का एक जॉइंट जलाया और उस छोटी लड़की को जबरदस्ती उसे पीने के लिए मजबूर किया। वो सिर्फ इसलिए मान गई क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मना किया तो वो उसके साथ क्या कर सकता है। जैसे ही उसने उसे वापस लौटाया, उसने जानबूझकर उसे गिरा दिया ताकि जब उसका अपहरणकर्ता उसे उठाने के लिए झुके तो वो उस मौके का फायदा उठाकर भाग सके। लेकिन अल्काला बहुत बड़ा और तेज था। उसने तुरंत जूली को पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचा और घिनौने ढंग से उसे चूमा। जूली की किस्मत अच्छी थी कि एक पार्क रेंजर ने उन्हें उपद्रवी समझकर देख लिया और वो हमले से बच गई। जैसे ही वह पास आया, उसे मारिवाना की गंध आई और जब उसने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं तो उसने अल्काला को चौंका दिया। अल्काला ने झूठ कहा कि वे ट्रैकिंग से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जूली ने साफ कहा कि उसे जबरदस्ती बीच लाया गया और वो घर जाना चाहती है। अल्काला को हथकड़ी लगाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया और उसे और जूली दोनों को उसकी कार में बैठाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जूली ने अपनी कहानी सुनाई, जबकि अल्काला यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो 31 साल का है, सिर्फ 13 साल की लड़की का दोस्त है और गांजा उसी का है। दुर्भाग्यवश पूर्वाग्रहों और उस दौर के चलते अधिकारी किसी भी पक्ष की बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए और दोनों की पृष्ठभूमि की जांच करने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि अल्काला पैरोल पर छूटा अपराधी है जिसने बच्चे से छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसे अपहरण और पैरोल उल्लंघन का आरोप लगाया गया। 1974 के बॉक्सिंग डे पर अल्काला पैरोल उल्लंघन और नाबालिग को नशीली दवाएं देने का दोषी पाया गया। उसे 2.5 साल की सजा सुनाई गई और फिर से जेल भेज दिया गया, जहां उसे रहना चाहिए था। अगर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता तो आज उसका नाम अमेरिका के सबसे अधिक हत्याएं करने वाले सीरियल कातिलों में नहीं होता। जून में 1977 में अल्काला एक बार फिर पैरोल के लिए आया और पिछली बार की तरह ही उसे समाज में वापस छोड़ने और फिर से शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक घोषित कर दिया गया। उसकी एकमात्र शर्त थी
कि उसे हर हफ्ते पैरोल अधिकारी को रिपोर्ट करना था। 1974 की तरह अल्काला को फिर से जल्दी नौकरी मिल गई। इस बार एलए टाइम्स में टाइपसेटर बने। गौरतलब है कि वो अभी भी एक पंजीकृत यौन अपराधी था। ऐसा लगता था कि उसे नौकरी देने से पहले किसी ने भी उसका पिछला रिकॉर्ड नहीं जांचा था। स्टीव होडल ने कहा कि अल्काला की सनक अपने शिकार को ढूंढकर, पकड़कर यातना और चोट पहुंचाना है। वो बहुत बड़ा सैडिस्ट है। उसने जेल में सीखा कि वो अपने शिकारों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लगता है अल्काला के आलारिक अतीत में रुचि न लेने वाले सिर्फ नियोक्ता ही नहीं थे। रिहा होने के बाद उसे आदतन अपराधी और फरार हो जाने की आशंका वाला मानते हुए भी न्यूयॉर्क सिटी जाने की अनुमति दी गई। एनवाईपीडी जांचकर्ताओं के अनुसार अल्काला 23 वर्षीय एलेन जेन हूवर की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिसकी लाश नॉर्थ टेरिटाउन में मिली थी। बीवर कॉलेज पेंसिल्वेनिया से एलेन ने जीव विज्ञान में मेजर और संगीत में माइनर किया। 1977 की गर्मियों में वो मैनहट्टन में रह रही थी और 13 जुलाई को अपने अपार्टमेंट के बाहर एक लंबे दुबले पोनीटेल वाले आदमी से बात करती दिखी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को, जिसने दोनों को देखा था, बताया कि वो आदमी एक फोटोग्राफर है। 2 दिन बाद एलेन को इस कथित फोटोग्राफर से मिलना था। अगले दिन उसके माता पिता ने उससे संपर्क न होने पर अधिकारियों को सूचना दी। एनवाईपीडी अधिकारी एलेन के अपार्टमेंट पहुंचे, पर 23 वर्षीय एलेन का कोई सुराग नहीं मिला। उसके घर में जबरन घुसने के संकेत नहीं थे, लेकिन उसकी डायरी में लिखा था कि वो 15 जुलाई को जॉन बर्गर नामक फोटोग्राफर से मिलने वाली थी। परिवार द्वारा नियुक्त एक निजी जासूस जॉन बर्गर का पता नहीं लगा सका, भले ही उसके माता पिता ने $1,00,000 का इनाम रखा था। उस समय एलेन या जॉन बर्गर का कोई सुराग नहीं मिला। अल्काला कैलिफोर्निया लौटकर एलआई टाइम्स में काम करने लगा। एक गुप्त सूत्र ने एफबीआई को बताया कि 1974 में वो जॉन बर्गर नाम से गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद एलए में उससे पूछताछ हुई एलेन की गुमशुदगी के संबंध में। अल्काला ने माना कि वह उसे जानता है, लेकिन कहा कि उसे नहीं पता वह कहां है। जांचकर्ताओं उस समय गिरफ्तारी नहीं कर सके क्योंकि उनके पास कोई शव नहीं था। लगभग 1 साल बाद एलन हूवर के कंकाल अवशेष नॉर्थ टेरिटाउन में वेस्टचेस्टर काउंटी के रॉकफेलर एस्टेट की जमीन पर एक उथली कब्र में मिले। उसके गहनों और डेंटल रिकॉर्ड्स ने पुष्टि की कि वो वही है। एलन के केस पर काम कर रहे एक डिटेक्टिव को एक गुमनाम व्यक्ति से फोन आया, जिसने बताया कि रॉडनी अल्काला को शहर के उत्तर में एक खास जगह पसंद थी। 24 बार वहां जाने के बाद जांचकर्ताओं को महिला की अंडरवियर और ब्रा मिली। खोजबीन में एलन के अवशेष मिल गए। उसके मिलने की खबर फैलने के तुरंत बाद एक और युवती जो मॉडल बनना चाहती थी ने बताया कि जॉन बर्गर नामक फोटोग्राफर ने उसी इलाके में उसकी तस्वीरें ली थीं जहां शव मिला था। एलए में लौटकर अल्काला ज्यादातर कानूनी मुसीबतों से बचा रहा। हिलसाइड स्ट्रैंगलर केस के सिलसिले में उससे संक्षिप्त पूछताछ की गई थी, लेकिन जांचकर्ताओं ने उसे उस सीरियल कातिल के रूप में खारिज कर दिया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उसे मारिवाना रखने के आरोप में गिरफ्तार कर छोटी सजा दी गई। अल्काला ने एलए टाइम्स में काम करते हुए फोटोग्राफर का भी काम किया। उसने दर्जनों युवा पुरुषों और महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वह एक पेशेवर है और अपने कथित पोर्टफोलियो के लिए उनकी तस्वीरें खींची। एक सहकर्मी ने याद किया कि अल्काला ने कई बार अपना काम साझा किया था। उसने कहा, यह अजीब लगा, लेकिन मैं छोटी थी, कुछ नहीं जानती थी। जब मैंने पूछा कि वो तस्वीरें क्यों लेता है, तो उसने कहा कि उनकी माओं ने उससे ऐसा करने को कहा था। मुझे याद है कि लड़कियां नग्न थीं। एक महिला जिसने अल्काला के लिए पोज दिया, उसने याद किया कि वह खुद को पेशेवर बताता था, इसलिए वह उसके लिए मॉडल बनी। उसने कहा कि उसके पोर्टफोलियो में कई नग्न किशोर लड़कों की तस्वीरें थीं। बताया गया है कि बाद में मिले पोर्टफोलियो में कई स्पष्ट यौन सामग्री वाली तस्वीरें थीं और कई प्रतिभागी अब भी अज्ञात हैं। जांचकर्ताओं को आशंका है कि इनमें से कुछ रॉडनी अल्काला के शिकार हो सकते हैं।
9 नवंबर 1977 को रॉडनी अल्काला ने अपनी अगली शिकार 18 वर्षीय जिल टेरी बारकॉम, जो न्यूयॉर्क के ओनेडा की रहने वाली थी और नर्स बनना चाहती थी, की हत्या कर दी। वो मूल रूप से उस साल अक्टूबर में घर से भाग गई थी और एक हफ्ते बाद अपने परिवार को फोन करके अपने फैसले की जानकारी दी थी। उसने अपने परिवार को बताया कि वो कैलिफोर्निया में अपने दोस्तों के साथ है और कहा कि उसे वहां इतना अच्छा लग रहा है कि उसने वहीं रुकने का फैसला किया, जबकि उसके दोस्त न्यूयॉर्क लौट गए। जिल का शव 10 नवंबर को मिला, आखिरी बार जिंदा देखे जाने के अगले दिन। उसके अवशेष मुलहॉलैंड ड्राइव में एक कंकरीली सड़क के पास घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच मिले थे। ऐसा लग रहा था कि जिल की गर्दन टूटी थी, उसकी अंडरवेयर उतार दी गई थी और उसकी स्वेटशर्ट ऊपर चढ़ा दी गई थी। जिस हाल में उसे छोड़ा गया, उससे लगता है अपराधी ने मौत के बाद भी उसे अपमानित किया। पास में एक बड़ा खून से सना हुआ पत्थर मिला था और उसकी पैंट का एक हिस्सा उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा हुआ था। जिल की ज्यादातर चोटें उसे तब लगी थीं जब वो अभी भी जिंदा थीं। पहले उसे हाथ, फिर रस्सी या कपड़े से गला घोटा गया और बाद में पत्थर से पीटा गया। उसकी मौत सिर की चोट, गला घोटने, यौन शोषण व अप्राकृतिक दुष्कर्म के कारण हुई थी। उसके दाहिने स्तन पर 3 दांतों के निशान थे। जिल ज्यादा समय तक अज्ञात नहीं रही क्योंकि उसका किशोरावस्था का आपराधिक रिकॉर्ड था, जिससे उसकी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में थे। पहचान होने के बाद उसके परिवार को सूचित किया गया और उसे घर वापस लाया गया और उचित अंतिम संस्कार किया गया। जांचकर्ताओं ने सोचा कि 18 वर्षीय जिल हिलसाइड स्ट्रैंगलर की शिकार हुई क्योंकि उसकी दोस्त जुडिथ मिलर भी 1977 में उसी सीरियल कातिल की शिकार बनी थी। बाद में जब 1978 में हिलसाइड स्ट्रैंगलर के अपराधियों का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्काला ने दोबारा हमला करने से पहले ज्यादा इंतजार नहीं किया। 16 दिसंबर 1977 को 27 वर्षीय नर्स जॉर्जिया मैरी विक्सटेड अपने मालिबू अपार्टमेंट में मृत मिली। उन्हें पिछली रात आखिरी बार देखा गया जब सहकर्मी बार से घर छोड़ने आया। अगले दिन वे काम पर नहीं पहुंची तो सहकर्मी चिंतित हो गए। अधिकारियों ने जल्द ही जॉर्जिया के अपार्टमेंट पर पहुंचकर देखा कि किसी ने वहां घुसपैठ की थी। उनका शव बेडरूम के फर्श पर था और जिल की तरह जॉर्जिया के शव को भी एक खास मुद्रा में रखा गया था। उन्हें भी उनकी टाइट से गला घोट कर मारा गया था, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था और उन पर हथौड़े से हमला किया गया था। इस भयावहता को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि जॉर्जिया के जननांगों को विकृत कर दिया गया था। डीएनए सबूतों के साथ साथ एक हथेली के निशान ने अंततः अल्काला को हत्या के लिए दोषी ठहराने में मदद की। 1978 से 1979 तक। 1978 में अल्काला एक लोकप्रिय टीवी शो द डेटिंग गेम में दिखाई दिए, जो 1960 के दशक में शुरू हुआ था। फिर से लगता है कि पूरी पृष्ठभूमि जांच नहीं हुई क्योंकि अल्काला अपने आपराधिक इतिहास और पंजीकृत यौन अपराधी होने के कारण शो के योग्य नहीं थे। यही शो अल्काला का उपनाम पड़ने की वजह बना। होस्ट ने 35 वर्षीय अल्काला को सफल फोटोग्राफर बताया, जिसने करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी, जब उसके पिता ने उसे डार्क रूम में पाया। शूटिंग के दौरान आप उसे स्काई डाइव या बाइक चलाते देख सकते हैं। शो में मौजूद अन्य पुरुष बैचलर्स में से एक जेड मिल्स ने बाद में अल्काला को निश्चित रूप से डरावना और साथ ही असभ्य बताया, बहुत ही अप्रिय और बदतमीज, और ऐसा लग रहा था जैसे वो डराने की कोशिश कर रहा हो। जैसा कि हमने इस परिचय में पहले बताया था, इस एपिसोड में बैचलरेट एरिजोना की एक स्कूल टीचर थीं, जिनका नाम शेरिल ब्रैडशॉ था। हालांकि उन्होंने अल्काला को अपनी पसंदीदा डेट के रूप में चुना था, लेकिन आखिरकार वो उनके साथ उस इनाम में मिली ट्रिप पर कभी नहीं गईं, जो उनकी पहली डेट होनी थी। बैकस्टेज अल्काला से मिलने पर शेरिल को वो डरावना लगा। आपराधिक मनोवैज्ञानिक पैट ब्राउन ने सीएनएन को बताया कि इस अस्वीकृति ने शायद अल्काला की बाद की हत्याओं को उकसाया। उन्होंने कहा, वह इसे आसानी से बर्दाश्त नहीं करता। वे अस्वीकृति को समझ नहीं पाते।
वे सोचते हैं कि उस लड़की में ही कुछ गड़बड़ है। उसने मेरे साथ खेल किया। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे पाना मुश्किल हो। शेरिल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, जिससे उसकी जान बच गई और वो डेटिंग गेम किलर का शिकार बनने से बच गई। 24 जून 1978 को शार्लेट ली शुगलाम, जो सांता मोनिका की 31 वर्षीय महिला थीं, अल्काला की अगली शिकार बनी। उन्हें एल सेगुंडो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मृत पाया गया। अन्य महिलाओं की तरह उनके साथ भी यौन शोषण किया गया था। उन्हें पीटा गया था और गला घोंटा गया था, और अल्काला ने वहां से जाने से पहले उनकी लाश को एक खास मुद्रा में रखा था। 15 साल की मोनिक होयट रिवरसाइड काउंटी में लिफ्ट मांग रही थीं। तभी वो रॉडनी अल्काला के हाथों लगभग मारी जातीं। 14 फरवरी 1979 को अल्काला ने उस किशोरी को उठाया और उसे अपने घर ले गया, जहां उसने अल्काला के साथ सहमति से संबंध बनाए। ध्यान दें, मोनिक नाबालिग थी, जबकि अल्काला 36 साल का वयस्क पुरुष था, भले ही उसने सहमति दी थी। इसके बाद दोनों कैलिफोर्निया के बैनिंग के पास एक शांत पहाड़ी इलाके में गए, जहां अल्काला ने मोनिक की उसकी अंडरवियर में फोटो ली। उनकी यौन क्रियाओं की तस्वीरें भी ली गईं। हालांकि हालात तब बदल गए जब अल्काला ने मोनिक को बांध दिया, उसका मुंह बंद कर दिया, उसे पीटा, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और गुदा बलात्कार किया, और फिर उसके सिर पर पत्थर से वार किया। मोनिक ने अपने हमलावर का भरोसा जीतने के लिए उसके साथ विनम्र और दोस्ताना व्यवहार किया, और उसकी हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका काम कर गया। अल्काला ने उसे वापस रिवरसाइड छोड़ने पर राजी हो गया। वो पेट्रोल पंप पर बाथरूम गया तो वो भाग निकली। हालांकि उसने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, अल्काला की मां ने उसकी जमानत करवा दी। 13 जून 1979 को अल्काला ने फिर हमला किया, जब उसने 21 वर्षीय जिल मैरी पेरेंटो, जो कैलिफोर्निया के बरबैंक में रहने वाली एक कंप्यूटर की पंच ऑपरेटर थी, पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। जिल उस दिन जल्दी निकली थी ताकि बेसबॉल मैच जा सके, लेकिन अगले दिन वो काम पर नहीं आई। उसके सहकर्मियों ने उसकी गुमशुदगी पुलिस को बताई। वे तुरंत उसके अपार्टमेंट पहुंचे और देखा कि जॉर्ज के घर की तरह वहां भी जबरन घुसा गया था। जिल बाथरूम में मृत मिली, फर्श पर सजा कर रखी गई थीं। बाकी मामलों की तरह उसके साथ भी मारपीट की गई थी, गला घोटा गया था और यौन उत्पीड़न किया गया था। चार्लेट और जिल दोनों मामलों में अल्काला ने घटनास्थल पर डीएनए छोड़ा था, जिससे उसे उनकी हत्याओं का दोषी ठहराया गया। जिल की दोस्त ने गवाही दी कि दोनों महिलाएं क्लब में अल्काला से कई बार मिल चुकी थीं। अल्काला की आखिरी ज्ञात शिकार रॉबिन क्रिस्टीन सैम्सो थी, जो हंटिंगटन बीच की 12 साल की लड़की थी। रॉबिन 20 जून 1979 को बैले क्लास जाते समय घर से साइकिल लेकर गायब हो गई थी। उसके अवशेष 12 दिन बाद लॉस एंजलिस की पहाड़ियों में सांता अनीता कैनियन रोड के पास मिले। उस पर गला नहीं दबाया गया, बल्कि उसे चाकू घोंपा गया था। उसके साथ भी मारपीट और बलात्कार किया गया था, जैसे अल्काला की दूसरी पीड़िताओं के साथ हुआ था। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि एक अनजान आदमी समुद्र तट पर आकर उनसे पूछा कि क्या वो उनकी तस्वीरें ले सकता है। कुछ देर बाद जांचकर्ताओं ने उस आदमी की हुलिये का स्केच जारी की, जिसे उसकी पैरोल अधिकारी ने अल्काला बताया। गिरफ्तारी, मुकदमा और मृत्यु। रॉडनी अल्काला को 24 जुलाई 1979 को 12 साल की रॉबिन सैम्सो की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया। रिपोर्टों के अनुसार उसकी गिरफ्तारी से वह चौंक गया। सुबह 7 बजे उसकी मां के घर उसे गिरफ्तारी वारंट दिया गया, जब वो बिस्तर पर बिना कपड़ों के था। उसे हिरासत में लिया गया और जमानत $2.5 लाख रखी गई। यहीं अल्काला की मां के घर में सियाटल में एक स्टोरेज लॉकर की रसीद मिली। उस लॉकर से जांचकर्ताओं ने रॉबिन की बालियां, साथ ही 1700 से अधिक तस्वीरों वाले डिब्बे, अन्य गहने और एक लाल सिक्कों की थैली बरामद की। अल्काला पर अपहरण, हत्या, डकैती और बच्चे के साथ अश्लील कृत्य का आरोप था। उसने आरोपों से इनकार किया और उसे बिना जमानत हिरासत में रखा गया।
फरवरी 1980 में अल्काला आखिरकार उस पर मुकदमा चला। जूरी को अपना फैसला सुनाने में 4 घंटे लगे। दोषी। उसे रॉबिन्स की हत्या के लिए मौत की सजा मिली थी, लेकिन कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने जूरी को उसके पिछले यौन अपराधों की जानकारी अनुचित रूप से देने के कारण फैसला पलट दिया। 1986 में दूसरा मुकदमा लगभग पहले जैसा ही था। सिर्फ अल्काला का आपराधिक रिकॉर्ड इस बार नहीं बताया गया। अल्काला फिर दोषी पाया गया। एक बार फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि 2001 में 9वें सर्किट कोर्ट की अपीलीय पीठ ने दूसरी दोष सिद्धि रद्द कर दी। यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि गवाह को अल्काला की दलील का समर्थन करने की अनुमति नहीं मिली थी कि पार्क रेंजर जिसने रॉबिन का शव पाया पुलिस द्वारा सम्मोहित किया गया था। अल्काला के लिए दुर्भाग्य से तीसरे मुकदमे की तैयारी में अभियोजकों को आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों से नए सबूत मिले। इन सबूतों ने अल्काला को उसके अन्य हत्याओं से जोड़ा, जैसे जिल बारकोम्बे, जॉर्ज विक्सटेड, शार्लेट लैम्ब और जेल पेरेंटो। जेल पेरेंटो की बालियां उसी स्टोरेज लॉकर में मिलीं जिसमें रॉबिन के गहने थे। इन नए सबूतों ने अभियोजन पक्ष को यह कदम उठाने की अनुमति दी कि अल्काला पर उसकी अन्य पीड़ितों के साथ साथ रॉबिन की हत्या का भी आरोप लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अभियोजन पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि उसकी रक्षा टीम ने इस विचार का विरोध करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अगर आप एक जूरी सदस्य हैं और आप एक हत्या का मामला सुनते हैं तो आपके मन में उचित संदेह हो सकता है, लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि आपके मन में सभी 5 मामलों में उचित संदेह है, खासकर जब 5 में से 4 मामलों में चश्मदीद गवाहों द्वारा आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि डीएनए मिलान से साबित हुआ है। इस बीच जेल में रहते हुए अल्काला ने अपनी किताब यू द जूरी खुद प्रकाशित की। इस उपन्यास में उसने खुद को निर्दोष बताया और दोष दूसरे संदिग्ध पर डाला। उसने कैलिफोर्निया दंड प्रणाली पर 2 मुकदमे किए। एक में उस दुर्घटना के लिए उन्हें दोषी ठहराया जिसमें वह फिसल कर गिर गया था, और दूसरे में लो फैट डाइट न देने की शिकायत की। 2010 में अल्काला पर रॉबिन, जिल, जॉर्जिया, शार्लेट और जिल की हत्याओं का मुकदमा चला। भारी आरोपों के बावजूद अल्काला ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए खुद अपना वकील बनने का विकल्प चुना, यहां तक कि अपनी ही रक्षा में खुद अपनी तरफ से गवाही भी दी। उसने वकील की तरह गहरी आवाज में बात की, जवाब सामान्य स्वर में दिए और जूरी को 1978 में द डेटिंग गेम में अपनी उपस्थिति का वीडियो दिखाया, उन्हें समझाते हुए कि किराए के स्टोरेज लॉकर में मिले झुमके उसके अपने थे, पीड़ितों के नहीं। अल्काला ने कहा उसे अपने पीड़ितों की हत्या याद नहीं। मनोचिकित्सक रिचर्ड रेपापोर्ट, जिसे अल्काला ने पैसे दिए और जो उसका अकेला बचाव गवाह था, ने कहा कि अल्काला को शायद हत्याओं की याद ना हो क्योंकि उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। इस मुकदमे के दौरान टाली शापिरो, जो अब एक वयस्क महिला हैं, बचाव पक्ष की गवाह के रूप में गवाही देने के लिए सामने आई। जूरी को अल्काला को फर्स्ट डिग्री मर्डर के 5 मामलों में दोषी ठहराने में 2 दिन से भी कम समय लगा और मार्च 2010 में उसे एक बार फिर मौत की सजा सुनाई गई। जनवरी 2011 में मैनहट्टन की एक ग्रैंड जूरी ने अल्काला पर कॉर्नेलिया क्राइली और एलन हूवर की हत्याओं का आरोप लगाया। उसने शुरू में अगले साल खुद को निर्दोष बताया, लेकिन फिर अपना मन बदल लिया और जल्द ही दोषी होने की बात कबूल कर ली। 2013 में इन अपराधों के लिए उसकी सजा में और 25 साल जोड़ दिए गए। रॉडनी अल्काला का निधन 24 जुलाई 2021 को रकॉरन, कैलिफोर्निया में हुआ। वह 77 साल के थे और उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। अल्काला के 2010 के मुकदमे के बाद से न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के अधिकारियों को संदेह है कि ये सीरियल कातिल जितने अपराधों के लिए उस पर आरोप लगाए गए थे, उससे कहीं ज्यादा अपराधों के लिए जिम्मेदार था। मार्च में न्यूयॉर्क सिटी और कैलिफोर्निया के हंटिंगटन बीच की पुलिस ने अल्काला के पोर्टफोलियो और निजी तस्वीरों से 120 तस्वीरें जारी की थीं,
जांचकर्ता इन तस्वीरों के लोगों की पहचान करना चाहते थे ताकि पता चले वे अब तक अज्ञात पीड़ित हैं या नहीं। अधिकारियों ने कहा कि करीब 900 तस्वीरें अश्लील होने के कारण सार्वजनिक नहीं की जा सकती थीं। कुछ हफ्तों में 21 महिलाएं सामने आईं और पहचान बताई, और कानून प्रवर्तन ने यह भी बताया कि कम से कम 6 परिवारों ने सालों पहले गायब अपने सदस्यों की पहचान की जो कभी नहीं मिले थे। 2013 में 28 वर्षीय क्रिस्टीन थॉर्नटन की एक फोटो उनके परिवार के सदस्य ने पहचानी। उनका शव स्वीट वाटर काउंटी वायोमिंग में मिला था 1982 में। हालांकि उसकी पहचान 2015 तक नहीं हो पाई थी। 2016 में अल्काला पर उनकी मौत का आरोप लगा। क्रिस्टीन जून 1977 में गायब हो गई थीं और अंतिम बार लिफ्ट मांगते देखा गया था बिलॉक्सी, मिसिसिपी में। अल्काला ने कहा उसने फोटो ली थी पर क्रिस्टीन को नहीं मारा। उसे यात्रा करने के लिए बहुत बीमार माना गया था कैलिफोर्निया से। लेकिन वायोमिंग में मुकदमे का सामना करने के लिए 2010 में अल्काला को वॉशिंगटन राज्य में कई अनसुलझी हत्याओं का जांच के दायरे में रखा गया था। सिएटल जांचकर्ताओं को लगता है कि वो एक युवती और 2 किशोरियों की मौत में शामिल हो सकता है। चेरी एन ग्रीनमैन सिर्फ 20 साल की थीं जब वे 14 सितंबर 1976 को वॉटरविल, वॉशिंगटन से लापता हो गईं। उन्हें हाल ही में डगलस काउंटी जेल से रिहा किया गया था और 2004 तक उन्हें लापता घोषित नहीं किया गया। एंटोनेट टोनी जीन विटेकर 13 साल की थीं, जो 9 जुलाई 1977 को गायब हुई थीं। उनका शव एक हफ्ते बाद लेक सिटी, सिएटल में पूरी तरह कपड़े पहने हुए लेकिन एक खास मुद्रा में रखा हुआ मिला। हत्या चाकू से हुई थी और यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं था। फिर 17 फरवरी 1978 को 17 साल की जॉयस फ्रेंसीन गॉन्ट का शव स्टूट पार्क, सिएटल में मिला। वह निर्वस्त्र थीं और उनकी खोपड़ी कुचली गई थी। उन्हें पीटा गया था, गला घोटा गया था और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। जॉयस को विकास संबंधी विकलांगता थी और गुमशुदगी के वक्त वो समूह गृह में थीं। वो अपने शव मिलने से एक दिन पहले सिवर्ट पार्क में एक अज्ञात व्यक्ति से मिलने घर से निकली थीं। मार्च 2011 में मरीन काउंटी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अल्काला ने 19 वर्षीय पामेला जीन लैम्सन की हत्या की थी, जो फोटोग्राफर से मिलने फिशरमैन वॉर्फ गई थीं और फिर गायब हो गई थीं। पामेला की हत्या 9 अक्टूबर 1977 को हुई थी और उनका शव मरीन काउंटी में एक ट्रेल के पास मिला था। वह निर्वस्त्र थीं और उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। वहां कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट नहीं मिले, फिर भी जांचकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि अल्काला जिम्मेदार था। हालांकि वे आरोप नहीं लगा सके। उन्होंने कहा कि उनके दोषी होने का यकीन दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। रॉडनी अल्काला अमेरिका के सबसे क्रूर हत्यारों में से एक है। लगता है हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने कितनी महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया। ऐसा हो सकता है कि दर्जनों पीड़ित अब भी अज्ञात हों, जिनके और उस आदमी के बीच किसी भी संबंध का पता नहीं है जिसने उनकी जान ले ली। यह भी पूरी तरह से संभव है कि यौन उत्पीड़न के और भी पीड़ित हो, जो मॉर्गन रोवन की तरह बस अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते थे, बजाय इसके कि वे न्याय पाने की कोशिश करें, उस सिस्टम में जो अक्सर उनके खिलाफ काम करने के लिए ही बना लगता है। कुछ अटकलें हैं कि अल्काला 130 तक हमलों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। अल्काला की क्रूरता को देखते हुए यह संख्या भी ज्यादा असंभव नहीं लगती। 20 साल की उम्र में उन्हें असामाजिक व्यक्तित्व विकार का निदान हुआ, लेकिन संभव है कि इससे बहुत पहले ही वो अपराध कर रहा था और 1968 में मॉर्गन रोवन और टैली शापिरो पर हमलों से पहले उसने दूसरी कम उम्र की लड़कियों और महिलाओं को भी नुकसान पहुंचाया हो। अभियोजन ने आरोप लगाया कि अल्काला अपने पीड़ितों के साथ मौत से पहले खिलवाड़ करता था, उन्हें बेहोश होने तक गला घोंटता था, उन्हें फिर से होश मिलाता था और फिर से उनका गला घोंटता था। वह यह प्रक्रिया कई बार दोहराकर अंत में उनकी जान ले लेता। यह मानना कठिन है कि इतनी भयानक पीड़ा देने की इच्छा अचानक आई, पर यह कहना भी मुश्किल है कि यह इच्छा आई कहां से। पुलिस द्वारा जारी अल्काला की कई तस्वीरें अब भी ऑनलाइन हैं और जांचकर्ता उनमें दिख रहे लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं।
हम उन तस्वीरों वाले 2021 के ABC न्यूज लेख का लिंक छोड़ देंगे और पुलिस से संपर्क करने की जानकारी भी देंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारा दिल रॉडनी अल्काला के अपराधों से प्रभावित सभी पीड़ितों के साथ है।